प्रश्न आता है जो आप बात करें उसी से, कि आजकल तकफीरी की बात फिर से चलने लगी है, तो और उम्मा और तकफीरी और इन सब में, तो आप जरा खुल के बताएं कि ये हाउ दे आर, विरोधाभास होते हुए भी ये एक स्ट्रैटेजिकली अपनी एक दिशा में कैसे चल रहे हैं। ये इस्लाम का सबसे बड़ा फेलियर रहा है। जी इसकी बर्थ से ही इस्लाम क्लेम कर रहा था कि उन्होंने एक अस्तित्व का निर्माण किया है, जी एक नई आइडेंटिटी का निर्माण किया है, जी जो इथनिक बाउंड्रीज को, ट्राइबल बाउंड्रीज को या नेशनल बाउंड्रीज को नहीं मानती। जी उन्होंने कुछ नए सिद्धांतों पे एक नए अस्तित्व का निर्माण किया है। जी और वो कहते थे कि ये बेसिकली इस्लाम की देन है, रेवोल्यूशनरी, लेकिन ये एक रेवोल्यूशनरी एक्सप्रेशन इस्लाम का है। तो लेकिन प्रॉफिट के मरने के साथ ही ट्राइबल लॉयल्टीज पे, इथनिक लॉयल्टीज पे और नेशनल बाउंड्रीज के आधार पे इस्लाम के जो उनका जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है उसमें लड़ाई शुरू हो गई। ये बर्थ से ही एक एक साइड से ये उद्घोषणा थी कि हम एक नए नई नए आइडेंटिटी का, नई अस्मिता का निर्माण कर रहे हैं, जहाँ पे राष्ट्रीय जो अस्मिता है या सांस्कृतिक अस्मिताएं हैं या कोई और अस्मिता है, उनका कोई महत्व नहीं रहता है। सिर्फ इस्लाम के साथ अपने आप को सबमिट करके इसी के आधार पे हम एक नई अस्मिता का निर्माण करेंगे, नई आइडेंटिटी का निर्माण करेंगे। ये क्लेम थी प्रॉफिट की, ये क्लेम तब से रही है जो लोग इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन प्रॉफिट के जाने के साथ ही, इनफैक्ट प्रॉफिट जब जिंदा भी थे तब भी ये प्रॉब्लम थी कि रेस के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे, सांस्कृतिक जो अस्मिता है उसके नाम पे या ट्राइबल आइडेंटिटी के नाम पे इस्लाम बटा रहा। इन इन डिविजन्स को वो ब्रिज नहीं कर पाया। इसलिए तभी आप देख रहे हैं कि इजिप्ट, मुसलमान सब हैं, सब लोग कुरान में बिलीव करते हैं, सब लोग प्रॉफिट में यकीन रखते हैं, सब लोग कहते हैं कि हमको इस्लाम के उस ग्लोरियस पीरियड में वापस जाना है जो वो कहते हैं कि पहले 4 कैलिफ के साथ जुड़ा हुआ। लेकिन इजिप्ट सऊदी अरेबिया के साथ नहीं जा सकता, या इजिप्ट इराक के साथ नहीं जा सकता, या इराक वाले ईरानियन के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं। तो इस्लाम के जन्म के साथ ही इस्लाम के इस पृष्ठभूमि में उसका फेलियर भी शुरू हुआ, वो सामने है जिसको छुपाया। तो कैलिफेट के गिर जाने के बाद, जब एक टाइम पे कैलिफेट दुनिया का नंबर 1 सुपर पावर था, जब कैलिफेट टूट गया तो उसके बाद कैलिफेट के डिसमेंटल होने के बाद ये एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम रही मुस्लिम मासेस में कि अल्टीमेटली सेंट्रलाइज्ड फोर्स कौन है, या ऐसा क्यों हो गया कि हम एक सुपर पावर, लगभग 16 सुपर पावर थे, और हमारी ऐसी हालत क्या हो गई कि अब हम विभिन्न गुटों में बटे हुए हैं पूरे विश्व में। अंदर से भी गुट हैं, राष्ट्रीय स्तर पे भी गुट हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हमारा विभाजन हो चुका है। तो इस्लाम के जो पॉलिटिकल पावर के पतन के साथ एक डिबेट शुरू हो गया इस्लाम में कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो कुछ लोग सामने आ गए, उन्होंने कहा कि क्योंकि हम बेसिक टेनेंट्स ऑफ इस्लाम से दूर हो गए। तो इन मॉडर्न टाइम्स में जो इसमें ये प्रक्रिया, इस तरीके की सोच का फिर से एक उदय, एक प्रखरता के साथ हुआ 1979 में, जब काबा पे एक जुहिमान करके एक व्यक्ति ने कब्जा किया। उन्होंने काबा के जो इनका श्राइन है मेन, वहां पे अंदर घुस गए वो, जिनको और उन्होंने जुहिमान का जो एक ग्रुप था, ये बेसिकली इस तकफीर की विचारधारा को लेके आगे चल रहा था। वो ये कह रहे थे कि इस्लाम का पतन इसलिए हुआ क्योंकि हमने अपने आप को राष्ट्रों में, सांस्कृतिक गुटों में बांट दिया। जी। और
क्योंकि हम इस्लाम के बेसिक एसेंस से दूर हो गए, इसके कारण हमारा पतन हो गया। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो विघटन इस्लाम में हुआ इसलिए हुआ कि इस्लामिक जो भी ये गुट थे, उन्होंने नॉन मुस्लिम कंट्रीज के साथ, नॉन मुस्लिम व्यवस्थाओं के साथ, नॉन मुस्लिम पावर्स के साथ या नॉन मुस्लिम लीडरशिप के साथ अलायंसेस किए, नॉन मुस्लिम मिलिट्री पावर्स के साथ अलायंसेस किए। इसलिए जो कोई भी मुसलमान किसी भी रूप में किसी नॉन मुस्लिम राष्ट्र के साथ, नॉन मुस्लिम व्यवस्था के साथ, नॉन मुस्लिम लीडरशिप के साथ जो किसी रिश्ते में है, तो वो बेसिकली इस्लाम के खिलाफ है। तो उन्होंने कहा कि जो कोई ऐसे रिश्ते में आता है वो गैर मुस्लिम बनता है, वो अपोस्टेट बनता है। और जिस तरह से काफिर को मारना वाजिब है, लेजिटिमेट है, उसी तरह से ऐसे लोगों को या ऐसी कंट्रीज को या ऐसे स्टेट को जो मुस्लिम स्टेट थे या इस्लाम के नाम पे है लेकिन गैर मुस्लिमों के साथ उनके संबंध है, उनको पनिश करना, ये एक अधिकार बनता है। ये सोच है, ये विचार है, ये इसी को तकफीरी विचार कहते हैं। उन्होंने कहा कि इस्लाम में तब तक, इस्लामिक वर्ल्ड में, उम्मा एक सुप्रा नेशनल एक कॉन्सेप्ट है जो नेशनल बाउंड्रीज को नहीं मानता है, इथनिक बाउंड्रीज को नहीं मानता है। तो उन्होंने कहा कि उम्मा एक पावर के रूप में तभी उभर सकता है कि जब उम्मा कैलिफेट बन जाए। जब तो कैलिफेट तभी बन सकता है कि जब हम इस्लाम के बेसिक टेनेंट्स को प्रॉपरली फॉलो करें अक्षरशा, और वो तभी हो सकता है जब हम तकफीर के पर्सपेक्टिव को सामने रखें। तो जुहिमान के जो वो रेबेलियन था, जो जुहिमान की जो बगावत थी, उसके साथ, उस विचारधारा के साथ जो प्रेरित लोग थे, कुछ लोग मारे गए, कुछ लोग जेलों में गए, कुछ लोग छोड़े गए और कुछ लोग बाहर थे, उनका एक फैलाव रहा पूरे विश्व में। उन लोगों ने इस तकफीरी कैलिफेट या तकफीरी खिलाफत की विचारधारा को फैलाया। और वही लोग हैं जिन्होंने मेजर लेवल पे, जो आईएस जैसे लोग, अलकायदा जैसे लोग, ये तकफीरी विचारधारा है, इनका किया। इसमें जो लश्कर तोयबा या अहले हदीस से प्रेरित जो, वो भी तकफीरी विचारधारा ही हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमको स्ट्रेटेजिक पर्पज के कारण अभी पाकिस्तान के नेशन को डिस्टेबलाइज नहीं करना है, क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर मुल्क है, इस्लामिक मुल्क है, और पाकिस्तान की आर्मी जो है वो सबसे बड़ा एसेट है इस्लामिक उम्मा का। तो इसलिए जब तक ना हमारे पास पूरे विश्व में हमारी लड़ाई का स्वरूप ऐसा बन जाए कि जब हमको फिर पाकिस्तान के राष्ट्र की जरूरत नहीं, तब तक पाकिस्तान के राष्ट्र को जिंदा रखना, इसको सस्टेन करना, ये एक रिक्वायरमेंट है। तो इस तरीके के ओवरलैप्स हैं जहां पे ये बेसिक टेनेंट्स को मानते हुए भी कभी कभी टैक्टिकल या स्ट्रेटेजिक ऐसे अप्रोचेस अडॉप्ट करते हैं जो हमको लगता है कि उनमें जबरदस्त विरोधाभास है। तो लेकिन ये मैंने बहुत बार कहा है कि जो इस्लाम के भीतर जो विरोधाभास है, उनका महत्व कभी टैक्टिकल हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन उनमें एक सबसे बड़ी कन्वर्जेंस है। उनको सारे गैर मुस्लिम वर्ल्ड को इस्लामी बनाना है, मुसलमान बनाना है, ये कन्वर्जेंस। और कोई भी धरती, कोई भी भूखंड का कोई भाग जो कभी मुस्लिम हुकूमत के अंडर हो, मुस्लिम रूल हो, उनके लिए वो मुस्लिम टेरिटरी है। और अगर वहां पे अब रिवर्स हो गया, उसको वापस आना, उस विचार से इंडिया भी उनके लिए एक मुस्लिम टेरिटरी था। जिनको धोखे से या जिनको पाखंड से इस्लाम में से निकाला गया बाहर, इसलिए जो इंडिया की लड़ाई है वो कहते हैं कि ये तो इस मुस्लिम कंट्री तो बन गई थी, तो वहां से ये निकल गई। अंग्रेजों ने धोखा किया हमारे साथ, उन्होंने हमको पहले तो हुकूमत की और बाद में जब वो चले गए उन्होंने हमको वापस हिंदुस्तान नहीं दिया। इसलिए लेजिटिमेटली इंडिया एक इस्लामिक टेरिटरी है और इसको वापस लाने के लिए हमको काम करना है। तो इस इंडिया को वापस इस्लामिक बनाने के लिए इन सारे गुटों में जो आपस में अंतर विरोध हैं, उनमें एक कन्वर्जेंस भी है।
कि भाई हमको ये काम इकट्ठे करना। जी। इसलिए भारत की धरती पे आपको तकफीरी और नॉन तकफीरी जो जिहाद करने वाले हैं, हाँ, उन सबका लक्ष्य गजवा एक है, हिंद। एक है। तो जी यहाँ पे वो कोऑपरेट करेंगे। जी बाद में ये उनकी अपनी पावर स्ट्रगल है कि वो अपने सिस्टम में क्या अहले हदीस वाला आएगा, क्या जमाती आएगा, क्या बरेलवी आएगा, क्या जी। देवबंदी आएगा या वहाबी आएगा। हाँ, ये प्रक्रिया इंटरनल पावर स्ट्रगल का एक हिस्सा है। हमारे लिए इसका महत्व बहुत कम है। कभी कभी टैक्टिकल लेवल पे आप कभी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ब्रॉडली इसका वैल्यू नहीं। बहुत बहुत ठीक। इनमें कॉन्वर्जेंस है और उस कन्वर्जेंस को देखना। इंडियन आइडियोलॉजिकल स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस है। इंडियन स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक जो रहे हैं, मिलिट्री थिंक टैंक्स भी जो रहे हैं, उन्होंने ये सबसे बड़ी भूल की है। उन्होंने जो विद इन द इस्लामिक फ्रेमवर्क जो जो क्लीवेजेस हैं, उनको इस दृष्टिकोण से नहीं देखा है कि भाई उनका, उन सारे गुटों का भारत के प्रति, जनतंत्र के प्रति या धर्मनिरपेक्षता के प्रति उनकी सोच क्या है। जी। अगर वो इस दृष्टिकोण से देखते तो फिर वो उनको देखते कि उन सब में एक कन्वर्जेंस है। इसलिए फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव वो सारे एक दूसरे की मदद करके, कम्प्लीमेंट्री रोल प्ले करके, जो हमारा दर्शन है, हमारा जो वे ऑफ लाइफ है, जो हमारी सोच है, जो हमारा राज्य है, जो हमारी व्यवस्था है, उसको खत्म करने के लिए वो सब लोग बिल्कुल कमिटेड है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने समझाया कि टैक्टिकल डिफरेंसेस है पर आइडियोलॉजिकल कन्वर्जेंस है। बहुत अच्छे।